हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फील्ड का दूसरा लेसन और वो रैपिड रिवीजन कोर्स का है। जेईई नीट 2020 के लिए स्पेशली मैं बनाया हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगता है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छा अच्छा कॉन्टेंट्स मिलने वाला है ना। और ये वीडियो आप एंड तक देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहला पॉइंट हो जा रहा है आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसमें ऑसिलेशन, कभी कभी दो चार्ज आप रख देते हो, बीच में दूसरे चार्ज अलग टाइप का चार्ज रख देते हो, तो उसमें क्या होता है, ऑसिलेट होना शुरू हो जाता है, तो उसमें टाइम पीरियड निकालने को पूछता है। तो ये सारे चीज हम लोग करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे थोड़ा बहुत, है ना। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हो जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम या फिर आइसोलेटेड कंडक्टर में आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब आप इस बॉडी पे चार्ज किया, आपने क्या करा, चार्ज करा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्यू। तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे चार्ज सरफेस में पहुंच जाएगा। जब भी आप कंडक्टर होता है या मेटल होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इंटरनल अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इसके सरफेस में देखा जाए तो हर एक सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है और बाहर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आप जानते हो, बाहर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, अगर ये स्फीयर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। याद रखना, ये आइसोलेटेड के लिए, किसके लिए, आइसोलेटेड के लिए इनसाइड जीरो होता है। एक बात हुआ। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे करते हो, आउटर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। कोई रैंडम शेप्ड का है, मानो कि ये कोई ऐसा रैंडम शेप्ड का है, तो रैंडम शेप में भी आप चार्ज करते हो तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि इसका शेप अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो इसमें इसका जो कर्व है, ये जो कर्वेचर है, तो ये एक इमेजिनरी सर्कल, उस सर्कल का कर्व है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कोई अलग सा एक सर्कल है, तो उस सर्कल का ये कर्व है। बात समझ में आ रहा है। तो इस पर डिपेंड कर रहा है कर्वेचर के ऊपर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब जब इसमें चार्ज करते हो तो इसमें कंडक्टर है तो ऑब्वियस बात है सरफेस में आएगा। सारे चार्ज कहां पर जाएगा, सरफेस में जाएगा, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस सिचुएशन में एक सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आता है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। कब होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रहा है। तो और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आइसोलेटेड कंडक्टर में हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई आइसोलेटेड, इसका मतलब इसमें इसके नजदीक कोई अलग चार्ज नहीं है, अकेला बंदा अकेला है, अलोन है ना। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कम है, ऑब्वियस बात है, लेस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम आएगा, यहाँ पे ऐसा होगा। अगर यहाँ पे कहीं पे आपको फ्लैट दिखे, मानो ऐसा फ्लैट दिख गया, तो इस सिचुएशन में बहुत कम होगा। तो डिपेंड कर रहा है टोटली ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये सब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ये डिपेंड करता है आइसोलेटेड सिस्टम में या आइसोलेटेड कंडक्टर पे। बात समझ में आ रहा है। ओके। इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज बिटवीन टू चार्जेस। आपने क्या करा, दो चार्ज है, दो फिक्स्ड चार्ज है, ऐसा नहीं है कि दोनों दौड़ रहे हैं। ये एक चार्ज है Q है, मान लेते ये Q है, ये मान लेते Q है। अब ये दोनों तो फिक्स्ड है, ये दोनों को क्या कर लिया हमने, फिक्स्ड करा। अब इसका ऑब्वियस बात है, अगर ये दोनों के बीच का लेंथ L है तो इसका इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, तो बीच में ही होगा, L/2 पे होगा। अगर आप सेम नेचर का चार्ज है तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट, कभी कभी ऐसा पूछता है, ये आपको बता देता हूं, जब इक्वल सेम नेचर का हो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो उस सिचुएशन में उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आप मान लेना दोनों चार्ज के बीच में होगा, दोनों चार्ज के बीच में। अब डिस्टेंस आपको निकालना है ना, वो निकाल लोगे। अगर ये दोनों ऑपोजिट नेचर का होगा तो बीच में ना हो कि ये किसी एक साइड में होगा। अब कौन सा साइड में होगा वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, चार्ज का मैग्नीट्यूड के ऊपर इन द सेंस, अब मानो कि एक चार्ज दिया हुआ है -Q और एक दिया हुआ है +9Q। अब ये दोनों ऐसे ऐसे रखा हुआ है, तो ये तो अब मैंने बोला कि दोनों साइड में होगा, साइड में हो रहा है। अब ये कौन सा साइड में होगा, जिसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो नियर टू द
स्मॉलर चार्ज, बात समझ में आ रहा है, उस स्मॉलर चार्ज के नजदीक में उस साइड में ही इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आने वाला है। आप डिस्टेंस निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप या फिर फोर्स, यहाँ पे क्या करना है, फोर्स दोनों इक्वेट कर दो, इसके कारण एक फोर्स आ रहा है, इसके कारण, या फिर अब यहाँ पे दिखा देता हूं, मानो ये Q है, इस चार्ज के कारण इसका फोर्स इधर है, इस चार्ज के कारण इसका फोर्स इधर है, तो दोनों फोर्स को इक्वेट कर लो। यहाँ पे तो एक डिस्टेंस आपको मिल जाएगा x और दूसरा वाला डिस्टेंस हो गया L माइनस एक्स। अब के क्यू ऐसा लिख सकते हो, के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स, सब कुछ कैंसिल हो गया, x का वैल्यू ऐसा आ रहा है, x इक्वल्स टू L माइनस एक्स, दैट इज 2x x इक्वल्स टू L, ऐसा निकाल सकते हो। ये 9th वाले में भी आप निकाल सकते हो कैसा होगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने ये यहाँ पे ये बोलने के लिए नहीं, मैंने ये बोला कि अगर दो चार्ज यहाँ पे है, सेम नेचर का चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, मानो इक्वल है, इसका बीच में ये L/2 पे इक्विलिब्रियम है, तो मैंने एक चार्ज मानो एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे प्लेस करा। अब मैंने जब इसको नेगेटिव चार्ज इसमें मैंने प्लेस करा, उस सिचुएशन में देखो, अगर along the line joining of two charges मैंने उसको थोड़ा डिस्प्लेस करा, मानो इसको मैंने इस पॉइंट पे लेके चला गया, मानो यहाँ पे लेके चला गया, तो जब यहाँ पे लेके चला गया तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है, ऑब्वियस बात है, डिस्टेंस कम हो गया, एफ यहाँ पे देखो के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ज्यादा फोर्स से खींच रहा है। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्या हो रहा है, अब यहां से चला गया, तो इस सिचुएशन में ये कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्वियस बात है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो ये तो उधर चला गया, इसका मतलब ये क्या है, इस सिचुएशन में स्टेबल नहीं है। अगर ये अलोंग द लाइन इसको अगर डिस्प्लेस करा जाए तो वो अनस्टेबल हो जाता है, यहाँ पे स्टेबल नहीं होता है। अगर अब मैं परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मानो कि ये जो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसका ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो उसको मैंने परपेंडिकुलरली थोड़ा डिस्प्लेस करा, मानो इस पॉइंट पे लेके चला गया, इस पॉइंट पे लेके चला गया, तो इस फोर्स के कारण यहाँ पे एक फोर्स आएगा, सॉरी इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन पे एक फोर्स, इस चार्ज के कारण इस डायरेक्शन पे एक फोर्स आ रहा है, तो इधर कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ पे एक इधर फोर्स आ गया। तो ये क्या कर रहा है, ये फोर्स इधर, इसका मतलब इसको इधर ले आएगा। अब यहाँ पे इस फोर्स से ले आ रहा है, फोर्स इसका मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है, तो ये इसको क्रॉस करके मानो यहाँ पहुंच गया। अब अगेन वही सेम कंडीशन, ये इधर फोर्स इधर, अब ये इसको ऊपर ले जाते हो तो ये नीचे आता है, नीचे ले आते हो तो ये ऊपर चला जाता है, ऐसा ही चलते रहता है। इसका मतलब ये कहाँ पे, इस पॉइंट पे जाना चाह रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस सिचुएशन पे देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में ऑसिलेट कर रहा है। तो मैंने सबसे इस लेसन का शुरुआत में स्टार्टिंग में मैंने ये बोला था कि कभी कभी आपको पूछता है कि ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालो, तो आप यहाँ पे देखो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल सकते हो कैसे, जब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज और बीच में आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया, तो परपेंडिकुलर लाइन है उसमें ऑसिलेट होता है। आपको जो भी टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो, यहाँ से मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, जुड़े रहना मेरे साथ। अगर यहाँ पे मैंने दूसरा एक इलास्टेशन का बात करते हैं, मानो दोनों पॉजिटिव चार्ज ही है या फिर सेम नेचर का है, बात एक ही है। अब देखो इसको मैंने क्या करा, आप थोड़ा देखना है क्या करना है, ऑब्वियस बात है इसका L/2 पे होगा। अब यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज Q को रखा, अगर मैं परपेंडिकुलरली इसको डिस्प्लेस करा था, मानो यहाँ पे लेके चला गया थोड़ा डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि पूरा बहुत ऊपर, ये थोड़ा, अब ये थोड़ा लेके जाते हो तो इसके कारण इसका एक फोर्स इधर, इसके कारण एक फोर्स इधर, इसका मतलब नेट फोर्स अपवर्ड, तो ये इसको ऊपर लेके चला गया खुद ब खुद। अब ये नीचे आएगा भी नहीं, यहाँ पे देखोगे तो वही सेम ये नीचे के डायरेक्शन पे आया, बात समझ में। अगर मैं इसको along दिस लाइन जॉइनिंग, अगर इसको मैं डिस्प्लेस कराता हूं, मानो यहाँ पे कराया, अब ये डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का जो फोर्स है वो ऑब्वियस बात है रिपल्सिव फोर्स है, अब बोल सकते हो ये रिपल्सिव फोर्स है। डिस्टेंस कम हो गया तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो गया इसके कारण, क्योंकि ये डिस्टेंस अब बड़ा हो गया, ऑब्वियस बात है, तो ये छोटा। अब यहाँ से डिस्टेंस दोनों का लेंथ से आप दिखा देता हूं, मानो ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब यहाँ पे जाने के बाद इधर डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो इसको ऐसे खींचा, अब यहाँ पे आके ये रुकेगा नहीं, यहाँ पहुंच गया, तो अगेन इस डायरेक्शन वाला फोर्स कम है, ज्यादा है, और इस डायरेक्शन वाला कम है, तो इसको ऐसे खींचा, तो इसमें along दिस लाइन जॉइनिंग स्टेबल आपको दिख रहा है।
परपेंडिकुलर आपको अनस्टेबल दिख रहा था, इसका मतलब इस सिचुएशन में आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑसिलेट हो रहा है, और ऑसिलेशन along the line joining, और इसमें ऑसिलेशन along the perpendicular। अब यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। अब कैलकुलेशन करने के लिए मेरे साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी करा रहा हूं। हाँ तो बच्चों यहाँ पे देखो, इक्विलिब्रियम ऑफ टू सस्पेंडेड चार्जेस। मानो कि एक ऐसा सीलिंग है, उस पॉइंट से मैंने दो स्ट्रिंग को ऐसे चार्ज लगा दिया, जिसका चार्ज में एक का चार्ज Q है, दूसरे का चार्ज, दोनों का चार्ज Q है, दोनों का मास भी M है, सेम मान लेते हैं ना। तो स्ट्रिंग मैंने रखा, दोनों चार्ज सेम है, मानो कि ऐसा टाइप का है, ये दोनों, एक ये चार्ज है, दूसरा चार्ज है, ऐसे स्ट्रिंग में ऐसे रखते तो ये क्या होगा, दोनों चार्ज है तो ये दूसरे को ऐसे इसको सेपरेट करेगा। तो ये कौन कर रहा है, ये दोनों चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, जो भी कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा था उस कूलॉम्स लॉ के कारण। तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन पे F आ रहा है, एक फोर्स इधर आ रहा है और एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन पे mg आ रहा है। बहुत बराबर समझ में आ गया हमें। अब यहाँ पे आने के बाद ये इक्विलिब्रियम हुआ। अब इस डायरेक्शन पे एक फोर्स आएगा जिसको कूलॉम्स लॉ बोलते हैं, और कूलॉम्स लॉ क्या है, Q² डिवाइडेड बाई R²। ये R का वैल्यू क्या है, अगर ये L है और ये थीटा मान लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस क्या बन जाएगा, RL साइन थीटा, और ये 2L साइन थीटा। तो R का वैल्यू क्या हो गया, 2L साइन थीटा। अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, कुछ भी हो सकता है, हमने ऐसा बोला। अब इसको आप कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो, ये T cos हो गया, इधर से T साइन हो गया, तो आप बोल सकते हो T साइन थीटा इक्वल्स टू FE, और इधर से T cos थीटा इक्वल्स टू mg, है ना। तो आपको tan थीटा निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हो, जो भी है, थीटा वेरी स्मॉल है, कुछ भी आप निकालना, मतलब टेंशन निकालने बोल सकता है, या फिर आपको इसका मास नहीं दिया, थीटा निकालने को बोल सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो, है ना। बाकी ये सारे चीज मैकेनिक्स से NLM में आपने पढ़ा था, वही चीज है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। दूसरा वैसा ही सेम है सस्पेंडेड में, इसमें मैंने क्या करा, एक लिक्विड रख दिया, मानो वाटर में है, ये कहां पर है, वाटर में है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस डायरेक्शन पे है ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आ रहा है, दूसरा इधर से टेंशन फोर्स आ रहा है, और एक फोर्स इधर से लगेगा जो mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट वाटर है तो बाउंड फोर्स लगेगा। अब जानते हो ना बाउंड फोर्स, तो बाउंड फोर्स में यहाँ पे आप g इफेक्टिव जो भी है, यहाँ पे fm, अब यहाँ पे mg लिख सकते हो, g इफेक्टिव इक्वल्स टू g माइनस, आप लिख सकते हो g माइनस रो एल डिवाइडेड बाई रो एस इंटू जी, ऐसा हो सकता है। या फिर आप लिख सकते हो g इंटू 1 माइनस रो एल डिवाइडेड बाई रो एस, ऐसा करके आप बोल सकते हो कि इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है। हाँ तो यहाँ पे mg का वैल्यू आ गया, फिर आप दोबारा इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा सकते हो, ये आपका r का वैल्यू है वगैरह वगैरह, आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये पानी है तो पानी का जो भी आपका E आ जाएगा, है ना। जैसे आपका FE का वैल्यू क्या होता है, FE इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। ये एप्सिलॉन r एक्चुअल में क्या है, वाटर का है, बात समझ में आ रहा है। इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R² जो भी आपका वैल्यू है, यहाँ पे थीटा आपको जो भी देगा, थीटा ऑब्वियस बात है, यहाँ पे थीटा बढ़ेगा या घटेगा आप देख सकते हो, यहाँ पे बढ़ेगा या घटेगा आप इसको देख सकते हो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर आपको यहाँ पे देखो दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे कि दो चार्ज है जो इक्वल चार्ज है, दोनों का मास आपको दिया हुआ है, दोनों का मास m दिया हुआ है मान लेते हैं ना, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जो कैपिटल Q रखा हुआ है, और आपको बोला कि अगर इसको मैं वर्टिकल डायरेक्शन पे एक डिस्टेंस उसको डिस्प्लेस करा के छोड़ दिया तो इसमें क्या होने वाला है। अगर x डायरेक्शन में मैंने छोड़ दिया तो इसमें क्या होने वाला है, तो आप जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस बात है, इधर फोर्स इधर एक फोर्स लगेगा। अब ये तो नेट फोर्स है, ये क्या हो रहा है, एंगल है, ये नेट फोर्स है। अब देखो नेट फोर्स आप निकाल सकते हो, इसका वैल्यू जो भी है Q डिवाइडेड बाई R मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस X है, तो R कितना हो रहा है, L² X², यही होगा, अंडर रूट था ना तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हुआ F, बात समझ में आया। दूसरा इसमें आ रहा है, ये आ रहा है एक दूसरा इधर डायरेक्शन पे, एक तो इधर आ गया कंपोनेंट ब्रेक करा तो इसमें नेगेटिव, उसमें क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इस डायरेक्शन पे आ रहा है तो 2F आ रहा है, इसका जो भी आए लो, ये थीटा है तो ये कॉस थीटा आ रहा है, तो आप बोल सकते हो 2F जो भी नेट इस डायरेक्शन पे फोर्स आ रहा है 2F कॉस थीटा, क्योंकि इसमें हमने क्या करा, कंपोनेंट में रिजर्व करा साइन वाला कंपोनेंट,
दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, 2f मतलब 2kq डिवाइडेड बाई l स्क्वायर x स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, दिस इज बेस और दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो x डिवाइडेड बाई ये अंडर रूट l स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2। बात समझ में आया। अब ये आया आपका फोर्स, ये क्या आया आपका फोर्स। अब ये फोर्स देखो, अगर ये मेरा L बहुत बड़ा है इस x से, या फिर आप बोल सकते हो x इज वेरी वेरी लेस देन L, तो आप बोल सकते हो F इक्वल्स टू, आप इस डायरेक्शन पे ला रहे थे तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे, तो आप लिख सकते हो -2kqqx डिवाइड इंटू x डिवाइडेड बाई L स्क्वायर L क्यूब। बात समझ में आया। इसको आप इसमें 0 पुट कर दोगे तो L स्क्वायर टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल, तो L क्यूब आ रहा है। अब ये चीज देखो, ये वाला चीज को हम एक कांस्टेंट बोल सकते हैं। कांस्टेंट कौन सा है, F इक्वल्स टू -kx। ये वाला कौन सा फॉर्मूला आपने देखा होगा, रिस्टोरिंग, जो SHM में आपने पढ़ा होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स में ये होता है आपका फोर्स कांस्टेंट, और जब भी आपको टाइम पीरियड पूछता है तो टाइम पीरियड 2πm/k यही होता ना। अब यहां से k का वैल्यू निकालना है, तो ये अब बोल सकते हो सर ये नेगेटिव, हाँ ऑब्वियस बात है, इसमें अब लगा रहे हो तो नेगेटिव डायरेक्शन आ रहा है। अब देखो k का वैल्यू हो गया आपका 2kq डिवाइडेड बाई l क्यूब। अब इसमें पुट कर लो, आपको आंसर टाइम पीरियड विल बी 2π√m/l³ डिवाइडेड बाई 2kq यही आने वाला है ना। तो दिस इज द टाइम पीरियड इस सिचुएशन में। अब अगर इसमें पॉजिटिव लगाते हो तो अब देख सकते हो पॉजिटिव, अगर ये चार्ज पॉजिटिव हो जाता तो अलोंग दिस एक्सिस ऑसिलेट करता, तो अलोंग दिस एक्सिस ऑसिलेट करेगा, वो कितना ऑसिलेशन होगा, कितना टाइम पीरियड होगा, वो तो आप खुद निकाल सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आई होप आपको ये समझ में आया, इसमें भी समझ में आ गया हमने कैसे कैसे करा। तो जो भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मेरा इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, एक फेसबुक में एक पेज है जो कि खैर तबादर बोल के, उसमें बहुत कुछ आप बात कर सकते हो मेरे साथ, उसमें वीडियो का लिंक आपको बहुत सारे चीज़ मिल सकता है, उसमें मैं कभी कभी क्वेश्चन भी आपको पूछता हूँ, तो उसमें आ सकते हो, है कि नहीं। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिए और ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।